जैसे कि आपको थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली पर्सनल जर्नी के ऊपर कि कैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई को सीखा। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको नहीं बताऊँगा कि आप पाइथन 1 दिन में सीखो या इतने दिन में सीखो, क्योंकि हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है, लर्निंग पावर अलग-अलग होती है। 1 दिन में सीख जाएगा पाइथन, किसी को 10-15 दिन भी लग सकते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपको सीक्वेंस बताऊँगा और मुझे विश्वास है आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही यहाँ से, ठीक है? आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ओके? सबसे पहले आप आ जाओ, आपको पढ़ने हैं पाइथन बेसिक्स। बेसिक्स में क्या आएँगे आपके? प्रिंटिंग कमांड्स, कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं पाइथन में, वेरिएबल्स कौन-कौन से होते हैं, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी। ये आपके डेटा टाइप्स ही होते हैं पाइथन के। देन आपके आ गए इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन आपके फॉर लूप, व्हाइल लूप, लूपिंग स्टेटमेंट, देन आपके फंक्शंस, लैम्बडा फंक्शंस, देन आपका आ गया फाइल हैंडलिंग। जब आप ये सब पढ़ लोगे, आपको फंक्शंस वगैरह की नॉलेज हो जाएगी, तो आप एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ताकि आपका मतलब प्रैक्टिस हो जाए। वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका वेदर ऐप हो सकता है या टिक टैक टॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आप, ठीक है? या क्विज़ ऐप बना सकते हो, राइट? तो जैसे ही आप पाइथन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप बढ़ोगे 4 मेन लाइब्रेरी जो डेटा साइंस के लिए आपको चाहिए। कौन-कौन सी होंगी वो? नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये 4 लाइब्रेरीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? चारों की वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है? पाइथन बेसिक्स की एक 4 आवर की ऑल इन वन वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? सब कुछ कवर हो जाएगा। देन आपको करने हैं कुछ ईडीए के प्रोजेक्ट्स, जितना आपने अब तक सीखा ना पाइथन और ये 4 लाइब्रेरीज़, इनको देख के एक ईडीए का प्रोजेक्ट बना दो। 1 बनाना है, 2 बनाना है, प्रैक्टिस के लिए। ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डेटा साइंस कोर्स में जाके आपको ईडीए प्रोजेक्ट 1 को जाना है, उसको कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके? तो जैसे ही आप ये सब कर लेते हो, आपको बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप पे और एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल सीखना है। ऑल्दो ये एक ऑप्शनल स्टेप है, बट मैंने फ़ॉलो किया था, तो आप भी कर सकते हैं। हमारे पास डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल जो फ़ेमस हैं, वो है पावर बीआई एंड टैब्ल्यू। मैं आपको अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ अपना, तो मैंने पावर बीआई सीखा। थोड़ा ईज़ी होता है टैब्ल्यू के मुकाबले। तो आप पावर बीआई को सीख सकते हो। मेरे को लगा था आई थिंक 15 दिन लगे थे, पावर बीआई को सीखने में। देन आप कुछ डैशबोर्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, लाइक कुछ भी कोविड से रिलेटेड डैशबोर्ड प्रोजेक्ट्स हो सकता है, सेल्स का डैशबोर्ड प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, 1-2 बना लेना, जिससे आपका फ्लुएंसी बन जाए पावर बीआई को यूज़ करने में, ठीक है? देन आप बढ़ोगे स्ट्रीमलीट के ऊपर। स्ट्रीमलीट क्या होता है? एक आपका वेब फ्रेमवर्क होता है, जो आपको वेब ऐप बनाने में मदद करता है, बिना किसी एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह की नॉलेज के, ठीक है? आपको स्ट्रीमलीट सीखना है, ये भी मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी स्ट्रीमलीट की, आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देन आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है स्ट्रीमलीट का यूज़ करके। आपने डेटा विज़ुअलाइज़ेशन सीख लिया है, पाइथन सीख ली, स्ट्रीमलीट भी सीख लिया है। अब आप एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन का वेब ऐप बनाओ। में आप अपनी एक जब अपने अब तक नॉलेज गेन की है, वो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? इसके लिए आप कर सकते हो, मेरे चैनल पे है डेटा साइंस कोर्स के अंदर ईडीए प्रोजेक्ट 2, ठीक है? आप उसका यूज़ करो और आई थिंक आपके फिर स्ट्रीमलीट के और जितना भी आपने अब तक सीखा है, वो सारा आप इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे, राइट? ये हो गई स्ट्रीमलीट की बात। जैसे ये हो जाए, आपको बढ़ना है फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फीचर इंजीनियरिंग भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फीचर इंजीनियरिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको कंप्लीट कर देना। इसमें क्या-क्या बताया मैंने? एन्कोडिंग टेक्निक्स, स्केलिंग टेक्निक्स, आउटलायर हैंडलिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस टेक्निक, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं बहुत सारे, इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग, मिसिंग वैल्यूज़ हैंडलिंग, फीचर सिलेक्शन, फीचर कंस्ट्रक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड आखिर में जब आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लो, आप वापस एक प्रोजेक्ट बनाओ। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ सीखने-सीखने से आपकी नॉलेज और बढ़ती है। फिर आप भूलोगे नहीं किसी चीज़ को, ठीक है? आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रोजेक्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डेटा साइंस कोर्स के अंदर। आपको एक ऑटो फीचर इंजीनियरिंग टूल, ठीक है? इस नाम का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप उसी को बना लो। उसमें मैंने स्ट्रीमलीट, पाइथन, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और आपकी फीचर इंजीनियरिंग का सबका यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो मतलब आपने जो अब तक एक्जिस्टिंग नॉलेज थी आपने, वो भी इम्प्लीमेंट कर ली अपने इस फीचर इंजीनियरिंग टूल वाले प्रोजेक्ट पे, ठीक है? ये सीख लिया आपने फीचर इंजीनियरिंग, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? मशीन लर्निंग। अब यहाँ से आता है,
बहुत लोग क्या करते हैं मशीन लर्निंग का कोड सीख लेते हैं, बट नहीं, कोड कुछ नहीं होता मशीन लर्निंग में। कोड क्या होता है? 5-10 लाइन का कोड होता है, कुछ नहीं होता कोड में। आपको सीखनी है मैथमेटिक्स। हर एल्गोरिथम की, हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की आपको मैथमेटिक्स इन डेप्थ पता होनी चाहिए। मैंने भी गलती की थी, मैं बस कोड सीख के आ गया कि हाँ, बस चलो आगे-आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं करना आपको। इन डेप्थ आपको मैथमेटिकल उसका पढ़ना है, कि काम कैसे करता है। आपको इंटरव्यूज़ में भी उसका मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन पूछेंगे, ना कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? सबसे पहले आपको जाना है सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पढ़ने। सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कौन-कौन से होगा आपके? लीनियर रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, ज़ूम करता हूँ थोड़ा यहाँ। फिर आपका रिज रिग्रेशन हो गया, इलास्टिक नेट रिग्रेशन एंड उसके बाद आप एक चाहे तो प्रोजेक्ट बना सकते हो स्ट्रीमलीट के साथ किसी मशीन लर्निंग का यूज़ करके। ये भी मेरे को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डेटा साइंस कोर्स वाली प्लेलिस्ट है ना, तो मैंने सेम सीक्वेंस फ़ॉलो करा है। तो आपको ये 4 एल्गोरिथम पढ़ा है, इन 4 एल्गोरिथम से मिलके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, स्ट्रीमलीट का थ्रू यूज़ करके, ताकि आपकी एक्जिस्टिंग नॉलेज वापस एक तरह से रिफ्रेश हो जाए। देन उसके बाद आपको थोड़ा कैलकुलस के बेसिक्स पता होने चाहिए। कैलकुलस में और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आपका आगे भी यूज़ पड़ेगा, मशीन लर्निंग में तो पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। तो मैंने आपको एक ग्रेडिएंट डिसेंट के बारे में बताया। ग्रेडिएंट डिसेंट क्या है आपका? ऑप्टिमाइज़र है एक तरह का, वो भी पता होना चाहिए आपको। और ग्रेडिएंट डिसेंट आपका कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है पूरा, इसलिए मैंने पहले कैलकुलस पढ़ाई है आपको, देन ग्रेडिएंट डिसेंट। देन आप बाकी एल्गोरिथम पढ़ना शुरू करोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाइव बेस, केएनएन, एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, डिसीजन ट्री। फिर आप एन्सेंबल लर्निंग की तरफ जाओगे, बैगिंग, बूस्टिंग। बैगिंग में आपके आ जाएंगे रैंडम फॉरेस्ट, बूस्टिंग में आ जाएंगे आपके ग्रेडिएंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट, एडा बूस्ट, कैट बूस्ट, लाइट ग्रेडिएंट बूस्टिंग मशीन जिसको आप एलजीएम बोलते हो। देन अगेन हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? एक हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि हम चेक कर पाएंगे। हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, एक डेटा लेंगे, उसके ऊपर एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, और जितने आप तक मशीन लर्निंग मॉडल्स पढ़े हैं उनमें से चेक करेंगे कौन सा मॉडल उस डेटा सेट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? उसकी ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स उसके लिए बढ़िया हैं। और मैंने अपने चैनल के ऊपर ये सारे जितने भी आपके सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मैंने आपके नाम लिए, इन सबका इन डेप्थ मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रखा है। तो आप उन्हें देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। देन बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपके 3-4 ही एल्गोरिथम होते हैं जो फेमस है थोड़े। एक आपका हो गया के मीन्स क्लस्टरिंग, एक डीबी स्कैन हो गया, एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो गया। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप इनका इन डेप्थ मैथमेटिकल एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन प्रोजेक्ट का यूज़ करके एक और प्रोजेक्ट सॉरी इन एल्गोरिथम का यूज़ करके एक और प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो आपने अनसुपरवाइज़ के अंदर पढ़े हैं। ऑल्दो ये मेरे चैनल पे नहीं है कोई अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग से कोई प्रोजेक्ट, बट देखो मेथड सेम फॉलो होना है सुपरवाइज़्ड लर्निंग में, बस एल्गोरिथम चेंज होना है। आप वो एल्गोरिथम वाला पार्ट चेंज कर दो, बाकी बस हो गया। फिर एक और ब्रांच होती है मशीन लर्निंग में, सेमी सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग। सेमी सुपरवाइज़्ड से मतलब अनसुपरवाइज़्ड और सुपरवाइज़्ड को मिला के बनता है सेमी सुपरवाइज़्ड। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो सीख सकते हो, वरना कोई बात नहीं स्किप भी कर सकते हो, ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरव्यूज़ में ज़्यादा पूछा नहीं जाता सेमी सुपरवाइज़। आपकी मर्ज़ी है, मैंने अपने चैनल पे ये कवर नहीं किया, आप कहीं एक्सटर्नल सोर्स से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट है, आप ईज़िली समझ सकते हो कहीं से भी, ओके? देन आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे, आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, इसको आप बोल सकते हैं डबल ओपी, ठीक है? इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? क्लास आप सीखोगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अगर कंपनी लेवल प्रोजेक्ट बनते हैं ना, तो ऐसे बनते हैं। अब तक आपने बेसिक पाइथन पढ़ी है, ये एडवांस पाइथन है आपकी, ठीक है? इसके अंदर आप पढ़ोगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस के अंदर मेथड्स, ठीक है? कंस्ट्रक्टर्स, फिर आप 4 चीज़ें पढ़ोगे, 4 पिलर्स होते हैं ऊप्स के, वो होता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने अपने चैनल पे ये सब कवर करा हुआ है ऊप्स इन पाइथन 5 वीडियोज़ के अंदर। तो आप उसे इन डेप्थ एक-एक चीज़ को लेके गया हूँ मैं प्रैक्टिकल एज़ वेल एज़ एग्ज़ाम्पल्स के साथ, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। बहुत फन एग्ज़ाम्पल के साथ कवर किया मैंने। आप ऊप्स को भी कवर कर सकते हो ईज़िली, ठीक है? ये हो जाएगा। फिर आपको पढ़ना है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्यों? मान लो आप कल को कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कम कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट बना रहे हो। आप कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट बनाओगे, क्या आप फाइल्स के साथ काम करोगे? बिल्कुल नहीं, आप किसके साथ काम करोगे? डेटाबेसेस के साथ। क्योंकि कंपनी का जो डेटा होता है वो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होता है, और डेटाबेसेस से बात करनी है तो आपको आनी चाहिए एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या होती है? एक तरह की लैंग्वेज होती है जिससे आप डेटाबेसेस के साथ बात कर सकते हो, ठीक है?
मैंने अपने चैनल पे एसक्यूएल भी पढ़ा रखी है। तो मैंने मतलब बेसिक एसक्यूएल पढ़ाई है, एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना आना चाहिए कि वहाँ से आप डेटा निकाल लो। आप डेटा साइंस कर रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग नहीं। डेटा इंजीनियरिंग में आपको एडवांस एसक्यूएल आनी चाहिए। डेटा साइंस के अंदर बेसिक भी मोर देन इनफ है। तो आप बेसिक में अगर मैं बोलूँ तो आपको डीडीएल, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये 3 टॉपिक हो गए आपके। फिर आपके फंक्शंस हो गए, बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं आपके उसमें। फिर आपके ग्रुप बाय, जॉइन्स, सब क्वेरीज़। फिर आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने अपने उसमें आई थिंक 10 क्वेश्चंस बताए हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। ये भी मेरे डेटा साइंस कोर्स वाले में अवेलेबल है सब कुछ, ठीक है? आप उनको कर सकते हो। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो एसक्यूएल प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट में 1-2 प्रोजेक्ट बना लो। ऑल्दो मेरे उसमें कवर नहीं है प्लेलिस्ट में, बट आप यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको एसक्यूएल प्रोजेक्ट बन मिल जाएँगे आपको। आप उनको बना लो। जैसे एक प्रोजेक्ट है यूट्यूब पे ज़ोमैटो का, आई थिंक ज़ोमैटो का सेल्स से रिलेटेड एसक्यूएल प्रोजेक्ट है वो, आप उसको बना सकते हो, ठीक है? तो आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली। अब आपने एसक्यूएल में भी मास्टरी कर ली है। अब मतलब आप एक तरह से आपकी फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। फाउंडेशन इन द सेंस आपने ओप्स पढ़ लिया, एसक्यूएल पढ़ लिया। अब आपकी एमएल ऑप्स की फाउंडेशन तैयार हो चुकी है, ठीक है? अब एमएल ऑप्स क्या होता है बेसिकली सेट ऑफ प्रैक्टिस होती हैं। मतलब जैसे कंपनी में जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं ना, उस तरीके से अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को बनाना है, तो आप एमएल ऑप्स का यूज़ करते हो, यानी मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। आपने अगर डेवऑप्स का नाम सुना हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जब आप डेवऑप्स को मशीन लर्निंग के साथ मिला देते हो, तो आपको मिलता है एमएल ऑप्स, ठीक है? तो मैंने एक एमएल ऑप्स का पूरा टॉपिक इसमें किस फॉर्मेट में समझाया है, एक प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में समझाया है। मैंने आई थिंक 12 वीडियोज़ हैं, 12 वीडियोज़ का एक प्रोजेक्ट है बस वो, बट उस प्रोजेक्ट को मैंने एक-एक चीज़ इन डेप्थ बता रखी है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, एमएलओप्स पे जाने से पहले आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जान सकते हो। फ्लास्क, ठीक है? आप फ्लास्क पढ़ लेना बस, एक काम करना। फ्लास्क क्या होता है? बेसिकली एक पाइथन फ्रेमवर्क है, जो आपको मदद करता है वेब वेब ऐप्स और आपके पाइथन को एक तरह से कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है? नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट आई थिंक आपको पहले फ्लास्क पढ़ लेनी चाहिए। आपको यूट्यूब पे कोई भी सर्च करो फ्लास्क ट्यूटोरियल, 1 घंटे का आई थिंक क्रैश कोर्स होगा कोई, कंप्लीट कर लो। देन आप मेरे एमएलओप्स वाले प्रोजेक्ट पे आओ यूट्यूब पे, और उस प्रोजेक्ट को 12 वीडियोज़ को देखो। रोज़ दिन में 1 वीडियो भी करोगे, मोर देन इनफ है। उनमें मैंने क्या-क्या कवर किया है? डेटा इंजेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग, मॉडल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पाइपलाइन, सीआई/सीडी डिप्लॉयमेंट। आप सीखोगे क्या-क्या? आप टूल्स सीखोगे कौन-कौन से? टेंसर बोर्ड, एमएलफ्लो, डीवीसी, गिटहब, गिटहब एक्शन, डैगसहब, जेंकिन्स, ठीक है? फ्लास्क, एयरफ्लो, ये सब आपके टूल्स होते हैं, जब भी आप एमएलओप्स के अंदर जाते हो। और इसमें से मैंने मैक्सिमम टूल्स आपके कवर किया उस प्रोजेक्ट में 12 वीडियोज़ के अंदर। मतलब उन 12 वीडियो से आप ऐसे हो जाओगे एकदम इंटरव्यू रेडी, इंटरव्यू रेडी हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको सारा मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, एमएलऑप्स तक। बट ड्यू टू माय सम काम्स एंड मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो जल्दी नहीं डाल पाता हूँ, ठीक है? तो बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि वीडियोज़ जल्दी नहीं आ रही है। इसीलिए मैं ये रोड मैप वाली वीडियो ला रहा हूँ आपकी, ताकि अगर मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ तो आप कहीं और से पढ़ लो वो चीज़। मेरे को बस आपको एक तरह से गाइड करना है ना, पढ़ तो आप खुद भी लोगे कहीं न कहीं से। मेरे से भी बेटर-बेटर टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ठीक है? तो अब आप जाओगे डीप लर्निंग पढ़ने। आपने मशीन लर्निंग पढ़ी, एमएलऑप्स पढ़ लिया, अब पढ़ोगे आप डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कैसे पढ़ोगे आप? आप ज पढ़ोगे सबसे पहले डीप लर्निंग में होता है एक अगर डीप लर्निंग में हम पढ़ते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स का एक सबसे छोटा बेसिक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं आप परसेप्ट्रॉन। आप परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे सबसे पहले। परसेप्ट्रॉन हो गया, परसेप्ट्रॉन के लॉस फंक्शंस होते हैं, ठीक है? उनको पढ़ोगे। फिर आपके 3 टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एएनएन, सीएनएन, आरएन। एएनएन क्या होता है? आपके बेसिक उनके लिए होता है। जैसे आपके रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन वाले टास्क हो गए ना, उनके लिए एएनएन होता है। सीएनएन किसके लिए हो गया? आपका इमेजेस वालों के साथ काम करता है, आपका सीएनएन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। आरएनएन किसके लिए होता है? आपका टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड, ठीक है? मतलब आपका सेंटेंस है कोई, आई एम टीचिंग डेटा साइंस, इसके साथ अगर आपको काम करना है तो आरएनएन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ऐसे वाले डेटा के साथ। बाकी एएनएन तो आपका मशीन लर्निंग की तरह ही होता है, बस न्यूरल नेटवर्क होता है वो, ना कि कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है? आपको और कौन-कौन से टॉपिक जानने की ज़रूरत है? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर होता है। एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं। जैसे एक ऑप्टिमाइज़र हम पढ़ चुके हैं ग्रेडिएंट डिसेंट ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे उसका फ़ायदा मिलेगा। आपने डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है ना?
एक और चीज़, लीनियर अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना। वैसे मैंने मशीन लर्निंग वाली वीडियोज़ में अपने लीनियर अलजेब्रा ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आपको यहाँ तक आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है? तो आइगन वैल्यूज़ वगैरह कुछ टॉपिक होते हैं, मैं ऑलरेडी मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में कवर कर चुका हूँ अपनी। तो आपको यहाँ ईज़ी होगा बहुत ज़्यादा। आपको ग्रेडिएंट डिसेंट तो आपने ऑप्टिमाइज़र पढ़ लिया, बट आपके और भी ऑप्टिमाइज़र होते हैं, वो आप यहाँ पढ़ लोगे, ठीक है? एडम होता है आपका, आरएमएस प्रॉप होता है आपका, ठीक है? अब सीएनएन वाला जब पढ़ोगे ना आप, सीएनएन के अंदर एक चीज़ याद रखना, आपको ट्रांसफर लर्निंग पढ़नी है। ट्रांसफर लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ बने-बनाए आपके पहले से बने हुए हैं, कुछ मॉडल्स, आप उनको थोड़ा बहुत फाइन ट्यून या थोड़ा बहुत नीचे-नीचे की बेस लेयर्स को चेंज करके आप अपना खुद का मॉडल बना सकते हो, ठीक है? पहले से बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेन हो रखे हैं। तो ये आपको ट्रांसफर लर्निंग बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसको मत छोड़ना बस, ठीक है? और आरएन में सेम ट्रांसफॉर्मर्स, एनकोडर, डिकोडर, अटेंशन मैकेनिज़्म ये सब पढ़ने हैं। तो सीएनएन के लिए ट्रांसफर लर्निंग ज़रूरत है, आरएनएन के लिए आपके ट्रांसफॉर्मर, एनकोडर, डिकोडर ये सब ज़रूरत है। तो आपका जो चैट जीपीटी है ना, वो भी एक तरह का वही है। आरएनएन के अगर मैं बोलूँ, ओवरऑल आरएनएन के उसमें आ जाता है वो, ठीक है? अब एक काम काम करना आप उसके बाद एएनएन, सीएनएन, आरएनएन तीनों के ऊपर एक-एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है? एएनएन के ऊपर एक कुछ बना दिया आपने क्लासिफ़िकेशन का बना दिया, सीएनएन के ऊपर एक बना दिया आपने कैट और डॉग क्लासिफ़िकेशन, आरएनएन के ऊपर बना दिया आपने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर या कुछ भी बना दिया, ठीक है? उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है एमएलओप्स की तरह, जो आपने अभी सीखा ना एमएलओप्स के अंदर, वैसे ही आपको डीप लर्निंग के अंदर बनाना है वैसा प्रोजेक्ट। आप डीएलओप्स बोल लो उसको, ठीक है? सेम जो आपने टेक्निक एमएलओप्स के अंदर यूज़ की है प्रोजेक्ट के अंदर, सेम यहाँ यूज़ करनी है। बट यहाँ पे क्या होगा, बस एक ट्विस्ट, ये डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा। मतलब आप जो आपने कैट डॉग क्लासिफ़िकेशन वाला यहाँ नॉर्मली बना दिया, अब आपको उसे एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट की तरह बनाना है, प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट की तरह। मतलब जो-जो मैंने आपको टूल्स बताए उनका यूज़ करके। बस ठीक है? इससे क्या होगा कि जो एमएलओप्स वाला कि आपने देखो एएनएन, सीएनएन, आरएनएन पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो थोड़ी रिफ्रेश हो जाए। तो आप वापस एमएलओप्स के टेक्निक्स यूज़ करके बनाओगे प्रोजेक्ट, तो आपकी पुरानी मेमोरीज़ रिफ्रेश हो जाएँगी एक तरह से। एक और चीज़, आप एक टाइम सीरीज़ का डेटा भी प्रोजेक्ट बनाना। लाइक जैसे आपका स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन हो गया, ऐसे रिलेटेड। क्यों? टाइम सीरीज़ वाला भी आजकल बहुत यूज़ होता है। जैसे कंपनीज़ में होता है, कंपनीज़ में जैसे जनरली डेट से रिलेटेड होता है, सेल्स वगैरह भी। तो उसके लिए आपको काम आएगा ताकि आप काम करना सीख जाओ कि टाइम सीरीज़ डेटा के साथ काम कैसे किया जाता है, ठीक है? ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इन सबको पढ़ने के लिए आपको अगर मैं बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म बताऊँ या बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताऊँ, तो आप जा सकते हो कैंपस एक्स पे या फिर आप जा सकते हो कृष्ण नायक यूट्यूब चैनल है, आप उनसे पढ़ सकते हो ईज़िली, ठीक है? मेरे को ये वीडियोज़ डालने में टाइम लग सकता है, मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो उस चक्कर में, ठीक है? देन जैसे आप डीप लर्निंग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको आ जाना है एनएलपी पे, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब आपको एनएलपी टेक्निक्स के बारे में सीखना है। जैसे टेक्स्ट प्रोसेसिंग में आपको स्टेमिंग, टोकनाइज़ेशन इन सब टेक्निक्स के बारे में जानना है। फिर आपको वेक्टराइज़ेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए। बैग ऑफ वर्ड्स जिसे आप वो बोलते हो, टीएफ-आईडीएफ, वर्ड टू वेक, ठीक है? एनएलपी बेसिकली होता क्या है? जो मैंने आपको बताया ह्यूमन लैंग्वेज के साथ काम करना। ह्यूमन लैंग्वेज में आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच भी होती है, तो आपको उसके बारे में भी जानना पड़ेगा और बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स होती हैं, आपको उन सब के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है? कि स्टॉप वर्ड्स को कैसे हटाते हैं, पंक्चुएशंस को कैसे हटाते हैं, ठीक है? क्योंकि मॉडल को आपके स्टॉप वर्ड्स यानी आपके एंड, इज़ ये सब हो गए, ये आपके मॉडल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो एनएलपी वाला फ़ील्ड है आपका। मतलब जब भी आपको टेक्स्ट के साथ काम करना हो, एनएलपी वाला फ़ील्ड होता है आपका। तो आपको जो चैट जीपीटी है वो एनएलपी वाले फ़ील्ड में आता है, एक तरह से मान लो क्योंकि आपके टेक्स्ट के साथ काम करता है ना वो। और फिर आप क्या करो, एनएलपी से रिलेटेड 2 प्रोजेक्ट बनाओ। एक जैसे आपका एनएलपी का प्रोजेक्ट हो गया, जो मैंने आपको बताया यही, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर हो गए या फिर आप पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। और हाँ, रिकमेंडर सिस्टम बनाओ। रिकमेंडर सिस्टम के बारे में जान भी लो। अ, 2 टाइप के रिकमेंडर सिस्टम होते हैं, कंटेंट बेस्ड होता है, एक यूज़र बेस्ड होता है। उनमें से कोई भी एक का टाइप बना दो। हाइब्रिड भी होते हैं वैसे जो दोनों का मिक्स हो जाता है। लेकिन आप एक टाइप का रिकमेंडर सिस्टम बनाओ, ठीक है? क्योंकि वो एनएलपी का आ जाता है मेनली। आपके नेटफ्लिक्स वगैरह आपको सीरीज़ रिकमेंड करती हैं, यूट्यूब आपका सीरीज़ रिकमेंड करता है, वो रिकमेंडर सिस्टम है। तो बहुत कॉमनली यूज़्ड प्रोजेक्ट है रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी है आप रिकमेंडर सिस्टम नॉर्मली बनाना चाहते हो या अपने लिए डिफ़िकल्टी बढ़ा के इसे एक एमएलऑप्स अप्रोच के थ्रू बनाना चाहते हो, वो आप देख सकते हो। तो आप जैसा मर्ज़ी चाहे।
एमएल ऑप्स अप्रोच के थ्रू बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली बना रहे हो, ठीक है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप कंप्यूटर विज़न में। जैसे मैंने आपको एनएलपी बताया टेक्स्ट के साथ काम करता है, कंप्यूटर विज़न आपका काम करता है इमेजेस, वीडियोज़ के साथ। तो आपके पास ये 2 फ़ील्ड हैं, एनएलपी एंड सीवी, कंप्यूटर विज़न। मैं आपको जैसे आपने टेक्स्ट प्रोसेसिंग देखा, यहाँ पे आपको इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए। इमेजेस ब्लर कैसे होती हैं, इमेजेस आपकी पिक्सल से बनती हैं। तो बहुत टाइप की इमेजेस होती हैं आपकी, आरजीबी, डीजीआर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट्स भी होती हैं आपकी। इमेजेस आपकी पिक्सल से बनती है, वो पिक्सल को कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे इमेजेस भी 3-4 टाइप की होती है ना, इमेजेस के अंदर पिक्सल्स होते हैं आपके 0 से लेकर 255 तक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ वीडियो ऑपरेशंस हो गए, वो आपको पता होने चाहिए। या आप किसी फाइल्स कैसे रीड करोगे, कैप्चर कैसे करोगे, आपको मतलब अपने लैपटॉप के कैमरा से कैप्चर करना है स्क्रीन को, ठीक है? आपके लैपटॉप का जो कैमरा है, उससे आपको कैप्चर करना है वीडियो बगल की, या फिर आपका कोई भी आपका वेब कैम लगा हो, उससे कैप्चर करना है। तो वो कैसे करोगे, लाइव कैमरा फीड कैसे देखोगे, ठीक है? इन सब के लिए बेसिकली आपके ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी यूज़ होती है। तो आपको ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी मतलब एटलीस्ट 80% तो आ जानी चाहिए। बेसिक से थोड़ा ऊपर ही इंटरमीडिएट लेवल तक आपको ओपन सीवी लाइब्रेरी आ जानी चाहिए। फिर ओपन सीवी लाइब्रेरी का यूज़ करके एक सिंपल प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है? मतलब आप पार्किंग डिटेक्टर वाला प्रोजेक्ट बना लो, ओके? यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएँगे ओपन सीवी से रिलेटेड। कोई भी 1-2 प्रोजेक्ट बना लो छोटे-छोटे से, ताकि आपको ओपन सीवी का कांसेप्ट समझ आ जाए। फिर आपको सीखने हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन, या आप इमेज सेगमेंटेशन कुछ भी बोल सकते हो। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 2 चीज़ मेनली यूज़ होती हैं। तो आपको हो गया योलो, योलो एल्गोरिथम है, पहले से बना बनाया है, बहुत सारे वर्ज़न आ चुके हैं, इसके 9-10 अभी करंटली चल रहा है, ठीक है? आप कोई भी यूज़ कर लो। अ, यू ओनली लुक वन्स, ये इसका नाम है योलो का। आप थोड़ा योलो में मास्टरी कर लो, 1-2 प्रोजेक्ट बना लो योलो से मिलके, यूट्यूब पे मिल जाएँगे आपको। एंड आपका होता है टेंसरफ्लो मॉडल ज़ू, ठीक है? टेंसरफ्लो मॉडल ज़ू। शायद मैंने डीप लर्निंग के अंदर आपको बताया नहीं। डीप लर्निंग के पास आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप किससे सीखना चाहते हो? टेंसरफ्लो से या पाइटॉर्च से। डीप लर्निंग आप 2 तरीकों से सीख सकते हो। 2 लाइब्रेरीज़ मिलती हैं आपको, टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च। मैंने प्रेफ़र किया टेंसरफ्लो। क्यों? आपको अगर प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट बनाने, टेंसरफ्लो में जाओ। पाइटॉर्च अभी नई भी है, और पाइटॉर्च रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? अगर आपको प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट पे जाना है, तो टेंसरफ्लो पे जाओ। मैं रिकमेंड करूँगा टेंसरफ्लो, ठीक है? तो वैसे ही टेंसरफ्लो का एक मॉडल ज़ू करके है, उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके, जो आपके ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह से रिलेटेड है। आप उनको देख के भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएँगी उसको देख के, ठीक है? और फिर आप 1-2 प्रोजेक्ट बना सकते हो, और एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का बना लो, एक इमेज क्लासिफिकेशन का बना लो, ठीक है? योलो वगैरह का यूज़ करके, तो थोड़ा बहुत फाइन ट्यून वगैरह कर लो अगर सीखना है तो, ओके? अब आपको बेसिकली एनएलपी और कंप्यूटर विज़न का बेसिक समझ आ गया, आपने इक्का-दुक्का प्रोजेक्ट बना लिए दोनों के। अब आपको एक पाथ चूज़ करना है। ये देखना कि जब आप एनएलपी के प्रोजेक्ट बना रहे थे और कंप्यूटर विज़न के प्रोजेक्ट बना रहे थे, आपको किसमें मज़ा आ रहा था बनाने में? कौन-सा आपको सही लग रहा था? कौन-सा आपके इंटरेस्ट को छू रहा था बहुत ज़्यादा? क्या वो एनएलपी था? क्या वो कंप्यूटर विज़न था? क्यों? कि आप दोनों में नहीं जा सकते। बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा जिसको एनएलपी की भी बहुत खतरनाक नॉलेज हो, सीवी की भी बहुत खतरनाक नॉलेज हो, ऐसा नहीं होता। बंदे को एक चूज़ करना पड़ेगा, या तो वो एनएलपी में ही एडवांस जाए, या एनएलपी बहुत बड़ा है, या वो कंप्यूटर विज़न में ही एडवांस जाए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर विज़न भी बहुत बड़ा है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप दोनों में चले जाओ। आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने एनएलपी को चूज़ किया, आप कंप्यूटर विज़न को चूज़ कर सकते हो, ठीक है? मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे कंप्यूटर विज़न आती नहीं है, मुझे कंप्यूटर विज़न आती है, बट एडवांस लेवल पे नहीं आती। अगर मैं कोई 3D मॉडल्स वगैरह से काम करने के लिए बोलेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंप्यूटर विज़न एडवांस तक पढ़ी नहीं है, ओके? तो एनएलपी के अंदर आप, अगर आपने एनएलपी चूज़ किया तो आप एनएलपी के अंदर कोर में चले आओ। मतलब आप बर्ट के बारे में पढ़ो, जीपीटी के बारे में पढ़ो, ठीक है? जीपीटी नाम सुना-सुना लग रहा है ना, चैट जीपीटी। फिर आप ये पढ़ो कि आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था ना डीप लर्निंग के अंदर, तो ट्रांसफॉर्मर भी आपके 2 टाइप के होते हैं ना, एक एनएलपी के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक आपके कंप्यूटर विज़न के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। आप जो एनएलपी वाले ट्रांसफॉर्मर हैं, उनको पढ़ो इन डेप्थ, जो कि अब मैं बता रहा हूँ आपको, बर्ट और जीपीटी, ठीक है? इनको फाइन ट्यून करना सीखो कि अपने डेटा के हिसाब से फाइन ट्यून कैसे किया जाता है। एडवांस में घुस जाओ। प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल्स, उनका यूज़ करना सीखो। फिर आप जनरेटिव एआई के अंदर जाओगे, ठीक है? जनरेटिव एआई यानी आपके चैट जीपीटी ये सब वगैरह, जेमिनी वगैरह।
में भी आपको फिर एलएलएम्स के अंदर जाना है। क्यों? एलएलएम्स आपका एनएलपी का पार्ट है, ठीक है? एलएलएम्स में जाओ, आपके वेक्टर डेटाबेस बहुत बड़ा वो है, ठीक है? लेकिन आपको बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड काम में जाना है या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड काम में, जब आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हो, ना कि इमेज वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर विज़न चूज़ किया है, तो आप विज़न ट्रांसफॉर्मर्स पे जाओगे, ना कि लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है? वीआईटी बोलते हैं, विज़न ट्रांसफॉर्मर्स। फिर आप ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे तरफ जाओगे। एआर-वीआर मैं बोल रहा हूँ ना, जो 3D मॉडल्स हैं आपके, कंप्यूटर विज़न से रिलेटेड, इसके प्रोजेक्ट्स बनाओगे आप, एआर-वीआर से रिलेटेड, ठीक है? एडवांस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सीखोगे, इमेज क्लासिफिकेशन सीखोगे, ठीक है? वो तो आपने बेसिक प्रोजेक्ट बना लिए योलो वगैरह का यूज़ करके। अब योलो को फाइन ट्यून करना है या टेंसरफ्लो मॉडल को मॉडल ज़ू के जो मॉडल्स हैं, उनको फाइन ट्यून करके अपने डेटा के हिसाब से बनाना है। अपनी इमेजेस को लेबल करना है, प्रोफेशनली लेबल करना है, ठीक है? वैसे आप जनरेटिव एआई में जाओगे तो यहाँ पे आप एलएलएम सीख रहे थे। कंप्यूटर विज़न के केस में आप उन मॉडल से फ़ोकस करोगे जो इमेज से रिलेटेड हो। तो आपके हो गए आपके गैन्स, ठीक है? एडवर्सियल नेटवर्क कहते हैं, डिफ्यूजन मॉडल्स हो गए आपके। डिफ्यूजन मॉडल्स अगर मैं बात करूँ, तो आपने एआई ट्राई ऑन पढ़े होंगे या जैसे आपने लेंसकार्ट खोलते हो अपना ऐप, उसमें आप होता है कि अपनी फ़ोटो अपलोड करो, आपका जो भी आप फ्रेम सेलेक्ट करते हो आपके आँखों पे आ जाता है, ठीक है? तो डिफ्यूजन मॉडल्स की वजह से होता है, तो वो सब सीखना पड़ेगा आपको डिफ्यूजन मॉडल्स क्या होते हैं। या फिर आप चैट जीपीटी की साइट खोलोगे, चैट जीपीटी नहीं सॉरी ओपन एआई का चैट जीपीटी है, तो उनके पास 2 मॉडल्स हैं, आप देखोगे ध्यान से जो उनके फेमस हैं। एक उनका चैट जीपीटी है ओपन एआई का, वो आपका क्या होगा एनएलपी का केस वाला जेन एआई हो गया। एक उनके पास डैली करके है, जो इमेज से रिलेटेड काम करता है, इमेज जनरेट करता है। आप उसे टेक्स्ट दोगे वो इमेज जनरेट करके देता है। वो आपका कैसा हो गया? वो आपका कंप्यूटर विज़न से रिलेटेड हो गया। जहाँ इमेज से काम हो रहा है, कंप्यूटर विज़न से रिलेटेड है, ठीक है? इमेज टू इमेज जनरेशन होता है, ठीक है? तो आपको मतलब एक तरफ जाना है। नॉलेज बेसिक नॉलेज दोनों की रखनी है एनएलपी कंप्यूटर विज़न। क्यों? क्योंकि एक तरह से जो आपको डेली बता रहा हूँ, डेली में आपका दोनों ही चीज़ें हो रही है ना एक तरह से। आप इनपुट तो ह्यूमन लैंग्वेज में दे रहे हो, आउटपुट आपको इमेज में पड़ रहा है। नॉलेज तो दोनों की चाहिए आपको एनएलपी सीवी, बट एक पाथ चूज़ करो जिसमें आपको एडवांस के अंदर जाना है। एकदम इन डेप्थ पढ़ना है उसे, वो आप एक चूज़ करोगे। अगर आपने एलएलएम्स की तरफ गए हो, यानी एनएलपी वाले, तो उसके बाद आप एलएलएम ऑप्स पढ़ोगे। एमएल ऑप्स होता है, वैसे ही एलएलएम ऑप्स होता है। कंप्यूटर विज़न के केस में जाओगे, वहाँ पे कंप्यूटर विज़न के ऑपरेशंस पढ़ोगे आप, ठीक है? बेसिकली यही बताना चाहता था मैं इन शॉर्ट कि आपको क्या फ़ॉलो करना है, कैसे करना है। मैंने कौन-कौन सी गलती की थी। मैं क्या कर रहा था कि एनएलपी कंप्यूटर विज़न दोनों पढ़ने की कोशिश कर रहा था एक साथ, जो कि मुझे बहुत भारी पड़ गया। मैंने अपने 1-2 महीने बर्बाद कर दिए। ना मैं यहाँ करा, ना फिर ना यहाँ करा। फिर मैंने आखिरी में एट द एंड एनएलपी चूज़ किया। मैं एनएलपी को ही इन डेप्थ पढ़ूँगा। फिर अब मैं एनएलपी के साथ ही काम करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे, क्या करना है, किस पाथ को चूज़ करना है। जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ क्योंकि एमएल ऑप्स तक तो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कर चुका हूँ। इसके बाद आपको कैसे करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विज़न, फिर आपको जनरेटिव एआई के अंदर जाना है तो आपको एक पाथ चूज़ करना है कि आपको कौन-सा लेना है, ठीक है? तो विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।